हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर आपका स्टडी। साथियों, जैसा कि आप लोग ने अभी थंबनेल में देखा होगा कि इसमें जीके और जीएस का क्वेश्चन रहेगा। यानी एक दो क्वेश्चन इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी का रखता हूँ या पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स कभी कभी, नहीं तो मैक्सिमम इसमें क्वेश्चन रहता है साइंस का साथियों। और जैसा कि थंबनेल में आप लोग तो देखा ही होगा कि यह ओरिएंटेड रहेगा रेलवे के एसएससी, रेलवे और डीआरडीओ एमटीएस खास करके, और एसएससी जिसमें भी साइंस का क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। क्वेश्चन तो वही रहता है, भले हो सकता है कि थोड़ा सा इसमें कुछ और पूछ दिया, डाटा चेंज कर दिया अगर नॉमेरिकल है तो, या फिर कुछ और दे के यानी थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। तो इस टाइप से रेलवे और खास करके डीआरडीओ एमटीएस है, इसका मैं फोकस करके ये बना रहा हूँ। और साथियों, ये डेली 7 बजे यानी शाम 7 बजे मंडे टू फ्राइडे चलता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे आप लोगों के पास किसी के माध्यम से पहुंचा है, यानी किसी को कोई साथी शेयर किए हैं तब आपके पास पहुंचा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको ज़्यादा शेयर कर दिया करें। ठीक है साथियों, एटलीस्ट 1 टाइम तो शेयर कर ही दिया करें। तो चलिए टाइम को नहीं बर्बाद करते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते। पहला आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? क्या है? मनुष्यों के लिए श्राव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? ऑप्शन ए है 16 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन बी है 16 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन सी है 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, और ऑप्शन डी है 14 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। साथियों, सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं या जो नए साथी हैं उनके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले इसका आंसर बताते हैं, उसके बाद इसके डिटेल में, यानी एक क्वेश्चन का लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और डिफरेंट टाइप से, यानी जिस तरह से क्वेश्चन वहाँ पूछे जाने की संभावना है। यानी भले कहने का तो इसमें 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन आपके पास कंटेंट जो पहुँचेगा साथियों, ये लगभग 50 के आसपास, यानी 50 प्लस क्वेश्चन के आसपास, या नहीं तो यानी 40-50 क्वेश्चन के आसपास आपको डेली का डेली इस पर कंटेंट मिलेगा। अगर आप 20 से 25 मिनट अगर डेली देते हैं मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे अगर रिवीजन कर लेते हैं, तो साथियों ये मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप करके आएंगे इस टाइप से क्वेश्चन, और भूलेंगे नहीं साथियों। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहले तो आंसर देख लेते हैं। और ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैं लेके आया इसलिए कि इसमें आंसर यानी ऑप्शन में देखते हैं कि आखिर कहाँ पे गलती करते हैं साथी। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन देखे तो सबसे पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है साथियों, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर इसका सी है। ठीक है, अब साथियों आप सुने होंगे, आंसर तो ये बता दिया, आंसर सी है। अब सबसे पहला आप सुने होंगे कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, यानी 20,000 हर्ट्ज होता है, यानी मनुष्य के लिए श्राव्य ध्वनि यानी मिनिमम 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 20,000 होना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 16 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज। तो ये तो संभव है नहीं, क्योंकि 20 हर्ट्ज, यहाँ पे किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तब हो सकता है। ऑप्शन बी देखिए, 16 हर्ट्ज से 16 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं, ये गलत है, हो सकता है, ये रेंज में अप्रॉक्स आ रहा है। ऑप्शन सी देखिए, 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यानी ये रेंज में ज़्यादा आ रहा। तो मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है साथियों, कभी भी अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आंसर सी हो गया। और ऑप्शन डी है 14 से 20 किलो हर्ट्ज, तो ये तो और रेंज से बाहर हो गया, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? तो ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी में साथियों कभी कभी ये पूछ देता है कि आवृत्तियों की यानी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है अंग्रेजी में इसको, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? तो साथियों कभी कभी 1/टाइम या 1/टाइम स्क्वायर, यानी टाइम इनवर्स, इस टाइप से टाइम का क्यू दे देता है, यानी ऑप्शन में दे देता है। कभी आप देखें, अगर कोई प्रीवियस टाइप से क्वेश्चन लगाए होंगे तो आप कभी ना कभी देखे होंगे इस टाइप से क्वेश्चन। तो सबसे साथियों यानी फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/टाइम होता है, सबसे पहला ये ध्यान रखना है। और इसका यूनिट पूछा जाता है तो ये हर्ट्ज में होता है। ये 3-4 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन और मैं बताता हूँ कि ये क्या है, श्राव्य ध्वनि, यानी मनुष्य के सुनने योग्य जो ध्वनि होता है वह होता है यानी 20 से 20,000 ध्यान रखना है। और जो उसके बाद जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जिस तरह से ऑप्शन मैच कर रहा है उस हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको देना है। ठीक है, अब देखिए साथियों, अभी तो बोले कि 20 से 20,000 यानी 20 किलो हर्ट्ज। अब देखिए इससे अगर लेस हुआ, यानी इससे लेस हुआ, तो ये होता है साथियों सब सोनिक, यानी सब सोनिक फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं इसको, यानी अपश्रव्य। क्या होता है? अपश्रव्य। और ये इससे अगर बड़ा हुआ, यानी 20,000 से भी बड़ा हुआ, तो ये होता है प्रश्रव्य।
ठीक है साथियों, क्या होता है? परासरब। तो साथियों ये किसके सुनने के काम में आता है? कभी कभी ये पूछ देता है, यानी परासरब तरंगे का जो ये पूछ देगा कि परासरब तरंग जो है यह किसके सुनने के काम आता है। ठीक है साथियों, तो ये जो साथियों सुनने का आता है, जैसे ही याद रखने के लिए मैं साथियों ये बता रहा हूँ, जैसे ये जादे यानी जादे है, परासरब है, तो यानी कुत्ता, छोटे जानवरों के लिए यूज होता है। जैसे हो गया कुत्ता, चमगादड़, ये आदि, ये सब कुत्ता चमगादड़ ये सब सुन सकता है। यानी 20,000 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा का फ्रीक्वेंसी कुत्ता चमगादड़, यानी छोटा जानवर हुआ। अब 20 हर्ट्ज से अगर लेस पूछा तो साथियों इसमें हाथी वगैरह यानी बड़े बड़े जानवर जो होता है वो इसमें सुनता है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा यह। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। साथियों इसी तरह मैं 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन टोटल मैं इसी तरह से डिटेल में जाऊंगा। अगर आप पहली बार भी साइंस पढ़ रहे हैं तब पर भी आपको समझ में आएगा, प्योरली देसी भाषा में मैं बता रहा हूँ। यानी देखिए, एक तो ये ध्यान रखना कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हुआ तो कुत्ता, यानी ज़्यादा ये है यानी परासरब। ठीक है, ज़्यादा आवृत्ति इसका है यानी फ्रीक्वेंसी है, तो साथियों इसका कुत्ता, छोटे जानवर सुनते हैं। और 20 से कम यानी छोटा है यानी अपसरब है, तो ये बड़े बड़े जानवर यानी हाथी घोड़ा ये सब जो है इससे सुनते हैं। ठीक है साथियों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इस टाइप से क्वेश्चन मैं शायद करा चुका हूँ प्रीवियस, तो देखिए तब पर भी यहाँ पे कर रहा है। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? क्या है? यांत्रिक ऊर्जा, यानी इसको मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं, होता ही है यही, इसका अंग्रेजी में मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है साथियों, मैं एक टरबाइन टाइप से बना के दिखाया था कि ये जैसे होता है साथियों, ये टरबाइन है, और ये जैसे आप जैसे ये वाटर टैंक है, आप देखे होंगे अगर कभी इस तरह से पावर प्लांट को, तो वाटर से क्या होता है साथियों, यहाँ से पानी ये टरबाइन पे गिरता है और इससे मोटर कनेक्ट रहता है। और मोटर जैसे आप जनरेटर देख सकते हैं, मोटर है, लेकिन वहाँ पे इंजन चलाता है, इसको घुमाता है, लेकिन जब ये वाटर टरबाइन रहता है तो यहाँ वाटर इस पे गिरा और इसके कारण जो है यह रोटेट हुआ। रोटेट होने के बाद यह इससे मोटर कनेक्ट रहता है जैसे जनरेटर में देखे होंगे, और वो मोटर रोटेट होने के कारण क्या होता है साथियों, वहाँ पे यानी बिजली उत्पन्न होता है उसी से, जैसे जनरेटर में शादी विवाह में देखे होंगे तो उसी तरह बिजली उत्पन्न होता है। तो ये होता है साथ ही मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए इसमें किसका किसका, ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी है, अच्छा यहाँ से जो प्रोसेस जो सिंपल सटीक में बताया हूँ इसमें कहीं रासायनिक का तो नहीं बोले, जस्ट यहाँ पे पानी यहाँ पे मोटर से स्टोर किए, मोटर उसके बाद यहाँ पानी टरबाइन पे गिराए और टरबाइन रोटेट हुआ, टरबाइन रोटेट होने के बाद इससे कनेक्ट है जनरेटर, और जनरेटर से बिजली उत्पन्न हुआ। स्टोर करने का आप बैटरी में या फिर जहाँ भी स्टोर करने का पावर ग्रिड में स्टोर आप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कहीं रासायनिक का हम बात नहीं बोले, तो रासायनिक का ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी देखिए गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है गतिज ऊर्जा प्लस उष्मीय ऊर्जा, और ऑप्शन डी है गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा। तो साथियों देखिए इसमें बी और डी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ बी और डी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा यहाँ पे आपने तो बताया है, लेकिन देखिए यहाँ पे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ बोला यांत्रिक ऊर्जा में, यानी ऊर्जा जहाँ पे जनरेट कर दिया वहाँ तक का प्रोसेस में क्या होता है। तो देखिए साथियों जैसे ही पानी को टैंक यानी ऊपर पे हाइट पे ले जाते हैं तो उसमें ये पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा उसमें स्टोर हो जाता है ऑटोमेटिकली। यानी जैसे ही मोटर से आप वहाँ टंकी में पानी भरिएगा तो उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पे आया और इस पर क्या हुआ, जैसे ही मोटर रोटेट हुआ तो साथियों ये गतिज यानी काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, गतिज ऊर्जा आया। तो क्या है, यानी स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है साथियों, आप इसको एक बार रिवाइंड यानी पीछे करके आप देखिएगा, 100% श्योर आपको समझ में आएगा। अगर अब भी एक बार समझ में आ गया तो आप कभी भूल नहीं सकते हैं इसको अगर। ठीक है साथियों, तो चलिए और थोड़ा सा इसमें ये डिटेल मैं बता देता हूँ साथियों। एनर्जी का यूनिट जो होता है ना साथियों, ये जूल होता है, और कैलोरी भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो 1 कैलोरी इक्वल टू पूछ देता है या 1 जूल बराबर देता होता है साथियों। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.186 यानी 4.186 बोल सकते हैं जूल। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ ध्यान रखना 1 कैलोरी बराबर तो यहाँ भी जूल ही होगा। अगर यहाँ 1 किलो जूल बोल देगा तो 1 यानी 4.18 किलो जूल हो जाता है। मतलब ध्यान रखना इस टाइप से, यानी या तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 याद रख सकते हैं, 4.186 को 4.2 याद रख सकते हैं, 1 कैलोरी बराबर 4.2
जूल हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो चलिए अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, लोहे का कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है। यानी लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है। तो साथियों ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है कार्बन और ऑप्शन डी है सोडियम। तो साथियों इसमें कार्बन मिलाया जाता है, यानी लोहे को अगर आपको मजबूत बनाना है तो इसमें कार्बन मिलाया जाता है। और ये ध्यान रखना कि लोहे में जंग लगने से बचाना है तो साथियों इसमें जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। और इसमें अगर ध्यान रखना है तो इसमें कार्बन के इस्पात लोहा जो होता है साथियों, स्टेनलेस स्टील बोल सकते हैं, इसमें 0.25 से कार्बन का परसेंटेज 0.25 से 1.5% रहता है। और लोहा में ही पिटवा लोहा होता है, एक ढलवा लोहा होता है। तो साथियों ढलवा लोहा भंगूर होता है और इसमें कार्बन की परसेंटेज जो होता है 2.5 से % के अप्रॉक्स होता है। और पिटवा लोहा में जो अच्छा लोहा माना जाता है उसमें कार्बन का परसेंट 0.1 से 0.25 होता है। यहाँ 2.5% है, यानी सबसे कम इसी में होता है, यानी पिटवा लोहा में यही सबसे अच्छा लोहा होता है। और ढलवा लोहा और ये बहुत ज़्यादा भंगूर होता है, यानी बहुत ज़्यादा टूट जाता है। ठीक है साथियों, तो इतना बता दिए, 4-5 पॉइंट बता दिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, है तो ये 2017 में ये घटना हुआ था, यानी जब घटना नहीं सॉरी ये यानी कह सकते कि ये चुनाव हुआ था। देखिए क्या है, लेकिन ये अभी मैं इसलिए बता दिया हूँ कि इसमें 1-2 पॉइंट अब मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा जो कि क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं, वो इसके लिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए लिखा है 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन थे। ऑप्शन ए है अरुण गांधी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गांधी, ऑप्शन सी है वरुण गांधी, ऑप्शन डी है सोनिया गांधी। क्या ठीक है साथियों, तो साथियों इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गांधी। साथियों ये गोपाल कृष्ण गांधी महात्मा गांधी जी के पोते थे, इतना आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ यूपीए लिखा हुआ है, तो यूपीए जो होता है ना साथियों, ये जैसे कांग्रेस और अलायंसेस, यानी कांग्रेस के साथ जो पार्टी पहले से उसमें सटे हुए हैं, यानी उससे जुड़े हुए हैं, तो वो यूपीए में आता है। जैसे एनडीए भाजपा प्लस जितना भी एक्स्ट्रा है, जैसे लोजपा आ गया, जो भी एक्स्ट्रा और या पहले शिवसेना थे, तो क्या हुआ था कि एनडीए कहलाता है। ठीक है, यानी भाजपा के अदर अलायंसेस जो है ये सब मिलकर एनडीए बनाते हैं, और यूपीए में कांग्रेस प्लस जो अदर हैं, इसीलिए इसको यूपीए बोलते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए गोपाल कृष्ण गांधी तो थे यानी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार, यानी दूसरे। अभी तो श्री वेंकैया नायडू हैं उम्मीदवार, यानी एनडीए की तरफ से, तो ये गोपाल कृष्ण गांधी थे यूपीए की तरफ से। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के समय यूपीए के उम्मीदवार कौन थे। तो साथियों वो थे मीरा कुमार, और इसी के लिए मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ। साथियों ये मीरा कुमार कभी कभी ये पूछ देता है कि फर्स्ट लोकसभा स्पीकर महिला लोकसभा स्पीकर, तो साथियों ये मीरा कुमार है, पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार है। और सेकेंड अभी जो प्रीवियस में जो थे सुमित्रा महाजन। ठीक है, बस 2 ही अभी तक महिला ये स्पीकर बने हैं। ठीक है, तो यानी मीरा कुमार का अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है साथियों, तो ये आपको 100% ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन लाए हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। क्या है? बालिका। ध्यान रखना यहाँ बालिका और बालक लिखा रहता है साथियों। ठीक है, तो गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। तो 44 गुणसूत्र, ऑप्शन ए है 44 गुणसूत्र प्लस XX, ऑप्शन बी है 22 गुणसूत्र प्लस XX, ऑप्शन सी है 44 गुणसूत्र प्लस XY, और ऑप्शन डी है 22 गुणसूत्र प्लस XY। ठीक है साथियों, तो साथियों मनुष्यों के गुणसूत्रों की संख्या जो होता है ना साथियों, वह होता है 46, यानी 23 जोड़ी बोल सकते हैं। 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, या 23 जोड़ी बोल सकते हैं। तो साथियों एक जो होता है ना साथियों, ये XX और XX होता है। ठीक है साथियों, सॉरी ये कैपिटल में हमेशा लिखा जाता है, ये एक XX होता है और एक XY होता है। ठीक है साथियों, तो देखिए 23 जोड़ी बोले तो एक तो होता यानी 22 जोड़ी प्लस XX बोल सकते हैं। ठीक है, या 44 गुणसूत्र प्लस XX बालिका बोला है साथियों, तो इसमें XX रहेगा। अगर XY गुणसूत्र रहता तो यह बालक बोल देता, यानी एक नवजात बालक की कोशिकाओं में गुणसूत्र का पूछता तो ये यानी 44 प्लस XY गुणसूत्र बोलता। ठीक है साथियों,
ध्यान रखना है इसको। और देखिए साथियों, यह जो होता है गुणसूत्र साथियों, यह होता है पुरुष में, और ये महिला में पाया जाता है, यानी XX, ठीक है, और यह पुरुष में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और साथियों ये बोल देगा कि निषेचन के समय ध्यान ही रखना है साथियों कि वंशगति का वाहक जो है, गुणसूत्रों को ही वंशगति का वाहक कहा जाता है। और निषेचन के समय अंडाणु यानी ओवम जो होता है साथियों महिला में, और X गुणसूत्र वाले शुक्राणु यानी X और Y दोनों शुक्राणु पाए जाते हैं पुरुष में। अगर X गुणसूत्र वाले आके फर्टिलाइज हुआ है तो यह साथियों यही बालिका को जन्म देती है। अगर इसी में Y गुणसूत्र वाले आके निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन करे तो साथियों यही बालक यानी लड़का का जन्म देती है महिला, ठीक है साथियों। तो इतना ध्यान रखिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान ही रखना है। धोबन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? क्रिस्टलीकरण साथियों, एक होता है क्रिस्टलाइजेशन, एक होता है एमोर्फस, ठीक है। तो उसका डिटेल मैं अभी बताता हूँ। देखिए, ऑप्शन ए है 1.80, ऑप्शन बी है 37.60, ऑप्शन सी है 10.6, ऑप्शन डी है 62.9। तो 6 का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी यानी 62.9 होता है। ये तो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन ध्यान ही रखना है। अब देखिए साथियों, यहाँ धोबन सोडा का बात चला, तो धोबन सोडा का सबसे पहले तो इसको बोला जाता है, इसका फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। एक तो फार्मूला इसका ध्यान रखना। और इसको नाम भी धोबन सोडा को किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट, यानी दोनों ध्यान रखना। एक होता है बेकिंग सोडा, ठीक है, तो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। अक्सर स्टूडेंट्स इसी में गलती कर देते हैं एग्जाम के समय कि NaHCO3 और दोनों दिया रहता है तो कन्फ्यूज हो जाता है कि क्या मारना है। तो ये इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, ठीक है साथियों। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी अगला क्वेश्चन पे 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, NaCl का एक लवण है जो बनता है। NaCl का लवण नहीं साथियों, यह लवण होगा। NaCl का एक लवण है जो बनता है। ऑप्शन ए है तीव्र और मंद क्षार से, ऑप्शन बी है मंद अम्ल और मंद क्षार से, ऑप्शन सी है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका मैं डिटेल में बता चुका हूँ, यानी 11th या 12th वाले में इसका मैं डिटेल से बताया हूँ, तब पर भी एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। NaCl साथियों ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से साथियों यह एक साल्ट बनाता है, प्लस ये H2O को भी रिलीज कर देता है। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड जो HCl होता है साथियों, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH। HCl प्लस NaOH का रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन करने के बाद साथियों ये NaCl यानी नमक प्लस ये वाटर को रिलीज करती है। तो यही होता है साथियों, क्या होता है, यानी नमक कब बनता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी में है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से, ठीक है साथियों। जब अम्ल और क्षार रिएक्शन करेगा तभी NaCl बनेगा, तो इसलिए यानी ऑप्शन ए तो आप कट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब मंद अम्ल और मंद क्षार से नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब चलते अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, बैटरी टर्मिनल से वैसे ही संबंधित है जैसे चुंबक से संबंधित है। चुंबक डैश से संबंधित है। क्या है? बैटरी टर्मिनल से वैसे ही संबंधित है जैसे चुंबक डैश से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए है प्रतिकर्षण, ऑप्शन बी है ध्रुव, ऑप्शन सी है उत्तर दिशा की ओर संकेत, ऑप्शन डी है आकर्षण। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ध्रुव। जैसे कि चुंबक में भी साथियों, जैसे बैटरी टर्मिनल में ध्रुव होता है दो, जैसे इस टाइप से बैटरी है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव ये बना रहा था, और इसी में आप प्लग जैसे ही ऐड करते हैं तो ये अपना इससे करंट प्रवाहित होने लगता है, ठीक है साथियों। तो ये यहाँ पे जैसे बल्ब लगा दिए तो कुछ भी जैसे लैंप या कुछ भी जला रहे हैं तो आपका उपयोग में यहाँ से आने लगेगा, तो यही ध्रुव होता है। इसी तरह चुंबक में भी होता है, सतह नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में जो रहता है सतह साथियों वो ध्रुव, ठीक है साथियों। अब देखिए बैटरी का जैसे बात चला तो इसमें जो होता है सेल जो होता है साथियों ये दो प्रकार का होता है। कभी कभी पूछ देता है कि प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, एग्जाम्पल यानी 4 दे देगा ऑप्शन, पूछ देगा कि प्राइमरी सेल कौन सा है या द्वितीय सेल कौन सा है। तो साथियों ध्यान रखना है कि प्राइमरी सेल जो होता है ना साथियों, इसको आप
वन टाइम यूज कर सकते हैं, रिचार्जेबल नहीं होता है, इसको प्राइमरी बोलते हैं। जैसे पुराने ज़माने में यानी पहले वाला जो ये टॉर्च जो रहता था साथियों, उसमें क्या होता है, एक बार आप लगाए, जैसे यार रेडियो में देख सकते हैं, जो पुराने रेडियो थे उसमें एक बार बैटरी लगाए, उसके बाद यूज किए और डिस्चार्ज हुआ, ख़त्म, तो वो प्राइमरी सेल होता है। अगर द्वितीय सेल बोलता है, जैसे आजकल के LED वाला जो बल्ब आ गए, ये लैंप वगैरह जो आ गए, या फिर कई टॉर्च में भी चार्जेबल रहता है, तो उसको द्वितीय सेल यानी द्वितीय सेल को बार बार आप प्रयोग में ला सकते हैं, उसे द्वितीय सेल बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी और द्वितीय सेल पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से विषम को अलग करें। ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है चांदी और ऑप्शन डी है तांबा। ठीक है साथियों, तो इसमें विषम पूछा है, यानी ये तो यानी रीजनिंग में इस टाइप से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग में, विषम यानी ऑड वन आउट पूछा जाता है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है चांदी और ऑप्शन डी है तांबा। तो साथियों ये तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, यानी ऑप्शन इसका ए होगा, यानी कांच होगा। और कांच जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस रूप में कांच का, और यानी बहुत ज़्यादा यानी अतिशीतित द्वारा होता है, ये ध्यान रखना है। यानी कांच का अक्रिस्टलीय ठोस रूप में कांच एक अतिशीतित द्रव होता है। ठीक है साथियों, ये और कांच को साथियों इसमें पूछा जाता है कि कांच को कठोर बनाने के लिए, अगर पूछ दे क्वेश्चन कि कांच को कठोर बनाने के लिए इसको मतलब क्या इसके उपयोग में लाया जाता है, तो साथियों वो जो होता है वो होता है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। निम्न में से विषम को अलग करें, तो कांच है, और कांच में अगर पूछ देगा कि हार्ड यानी कठोर बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है साथियों, अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदलता है। रक्त वाहिका के व्यास को बदलता है। ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है मांसपेशी, ऑप्शन सी है उपकला और ऑप्शन डी है हड्डी। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांसपेशी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, मांसपेशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथियों ये जैसे उत्तक का बात बोला है, तो रक्त जो होता है साथियों एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है, रक्त जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है साथियों, और मांसपेशियों जो बोला जाता है साथियों, जैसे हड्डी में जो सटा ये यानी मांस जो उसमें ऐड रहता है, यानी सटा हुआ जो रहता है स्किन के जस्ट नीचे, उसी को मांसपेशी बोला जाता है, ये ध्यान रखना है। और इसमें अगर मैं बता दूं तो हड्डी से हड्डी जो जॉइंट होता है साथियों, जैसे हड्डी से हड्डी जॉइंट बोला जाता है, तो इसको लिगामेंट बोलते हैं। बहुत अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या बोला जाता है, लिगामेंट बोला जाता है। अगर हड्डी से मांसपेशी, यही मांसपेशी को ऐड करते हैं, तो इसको टेंडन नाम है, टेंडन से इसको जोड़ते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और जिस तरह आपके पास यह वीडियो पहुंचा है साथियों, मैं आपसे कोशिश करता हूँ साथियों, आपसे मैं चाहता हूँ कि आप भी प्लीज़ एक बार शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि जो भी नए फ्रेंड्स आएंगे उसके लिए भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।